मेम्ब्रेन में आगे बढ़ रहे हैं और सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम लोगों ने फ्लूइडिटी देखी थी। तो 1972 में दो साइंटिस्ट, एक का नाम था सिंगर और दूसरा कौन, निकोलसन, और सिंगर और निकोलसन ने मिल करके ये मॉडल हमें समझाया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और आज हम लोगों ने इसका रिवीजन भी किया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में दो तरीके की प्रोटीन है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। अगर मैं एक मेम्ब्रेन आपके सामने यहाँ बनाऊं, लेट्स सपोज सर ये मेम्ब्रेन है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे सर, इस मेम्ब्रेन के इस जगह किस तरफ है साइटोप्लाज्म, क्या बेटा? तो चलो भाई ये रहा साइटोप्लाज्म, मैं बता दे रहा हूँ ये साइटोप्लाज्म रहा। ओके, और साइटोप्लाज्म के इस तरफ एनवायरनमेंट है, मान लीजिए ये एनवायरनमेंट है। अब वो बोलते हैं कि एनवायरनमेंट से चीजें टू एंड फ्रो जा सकती हैं टूवर्ड साइटोप्लाज्म एंड अवे फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की तरफ चीजों का जाना या साइटोप्लाज्म से चीजों का बाहर आना, इट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में अगर कोई दीवार बन के खड़ा है तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन खड़ा है? और इसीलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक बार फिर से देखने की कोशिश करो कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या मिलेगा। बताइए क्या क्या मिलेगा? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, बोलो क्या मिलेगा? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर मिलेगा। इसके अलावा आपको मिल सकती है कुछ बाहरी प्रोटीन, नाम बताओ। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और कुछ थ्रू एंड थ्रू प्रोटीन, बोलो क्या? इंटीग्रल प्रोटीन, फिर से बोलो इंटीग्रल प्रोटीन। और एक कहानी सुन लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को समझने के लिए कुछ बातें आपको आनी चाहिए। पहली बात, जो भी मटेरियल आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस मटेरियल का नेचर या तो पोलर होगा, कैसा होगा? और या तो होगा नॉन पोलर। फिर से बोलो, एक पोलर और दूसरा, बताओ कौन होगा? हाइड्रोफिलिक। पोलर जो होगा वो कैसा होगा? कुछ लोगों ने बोल दिया पोलर हाइड्रोफिलिक होगा। कैसे बोला? बिकॉज लाइट डिसॉल्व। अगर कोई चीज पोलर है तो उसमें प्लस और माइनस दोनों एंड है, और हमारा वाटर प्लस और माइनस दोनों एंड रखता है, H प्लस और O। चाहिए H2O लिखा है, और H2O इज पोलर की नॉन पोलर? तो बताओ अगर कोई चीज पोलर है तो वो वाटर में डिसॉल्व होगी। और कोई भी चीज अगर नॉन पोलर है तो हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफोबिक। तो मटेरियल दो प्रकार के इस दुनिया में है, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। अब मेम्ब्रेन दोबारा देखो, अब मेम्ब्रेन कहती है कि मैं हूं फ्लूइड एंड मोज़ेक। मेरे अंदर दरिया यानी मेरे अंदर जो नदी है वो फ्लूइड की है, और मेरे अंदर जगह जगह पर पैचवर्क में पड़ी है प्रोटीन। तो अगर मेरे थ्रू होकर के जाना है तो तुम्हें नदियां क्रॉस करनी पड़ेगी, और ये जो नदियां, ये जो दरिया है वो किसकी है? पता नहीं। और फॉस्फोलिपिड है, लिपिड, बोलो क्या है? जिनका मेजर पोर्शन, पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। हेड पोर्शन और टेल पोर्शन? तो मेम्ब्रेन जितनी भी है, दुनिया की जितनी भी मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक चीजों के लिए परमिएबल है। किसके लिए? हाइड्रोफिलिक की हाइड्रोफोबिक। लिपिड मतलब ऑयल, लिपिड मतलब ऑयल, और ऑयल में पानी घुल सकता है? नहीं। तो पता पोलर चीजें क्रॉस हो पाती कि नहीं? नहीं। तो दुनिया में जो भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हैं वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करते। कैसा? कैसा? इजीली क्रॉस करते। फिर से सुन लो, टाइम भले लगे लेकिन इसको सुन लो क्योंकि आगे फिर से काम आएगा। जितने भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। इसका कोई कारण पूछे बता पाओगे? क्योंकि मेम्ब्रेन ज्यादातर समय पर बेटा आपका पहला क्लास है, पहले आए हो? ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन है वो
हाइड्रोफिलिक की हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक पर्सन भी है लेकिन मेनली कैसा है? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक चीजों से हाइड्रोफोबिक चीजें जाएंगी। तो अगर कोई हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है तो वो आसानी से जा पाएगा। और एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। बोलो क्या होता है? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। देयर आर सम फ्लूइड्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं समझा दूंगा। बोलते हैं फ्लूइड वो होता है जिसमें हो टेंडेंसी टू फ्लो। टेंडेंसी टू जो भी दुनिया में फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लूइड। तो बोलते हैं अगर कोई सब्सटेंस फ्लूइड है तो उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी है। और फ्लो करने की टेंडेंसी का मतलब उसे मूव करने की टेंडेंसी है। मूव करने की टेंडेंसी है इसका मतलब उसमें वेलोसिटी है। क्या बेटा? थोड़ी मदद करिएगा, लिखिएगा बहुत ज्यादा नहीं, लिखना बहुत ज्यादा नहीं होता, समझना ज्यादा होता है। तो अगर किसी चीज में मास के साथ साथ मूव करने की टेंडेंसी है तो क्या है? वेलोसिटी है। ओके, संचित मैं क्लास में हूं। ओके, आइए सुनिए ध्यान से। तो अगर किसी के पास मास है और साथ में मूव करने की टेंडेंसी है तो टेंडेंसी है तो वेलोसिटी है। क्या बेटा? और अगर वेलोसिटी है तो मैं मास इंटू वेलोसिटी कर सकता हूं, मास इंटू और हाफ mv स्क्वायर बना सकता हूं। हाफ mv स्क्वायर, व्हाट इज हाफ mv स्क्वायर? विल हैव काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्या बेटा? और अगर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो बताओ रुकने की क्षमता की मूव करेगी। और चीजें कहां से कहां मूव करेंगी? हाई काइनेटिक एनर्जी टू जैसे बोलो। तो बताइए अगर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी k है और हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी k है तो बताओ मॉलिक्यूल बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी बढ़ती जाएगी? कुछ लोग बोलते हैं घटती जाएगी। घटती जाएगी बढ़ती जाएगी? तो बताओ कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? अगर बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूव करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो चीजें अपनी हायर कंसंट्रेशन से, कहां से? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। बोलो क्या नाम है? अब जो डिफ्यूजन नहीं समझते वो लोग फिजिक्स नहीं समझते। बताओ फिजिक्स कहती है जिसके पास भी मास है अगर उसे वेलोसिटी दे दी जाए, जिसके पास भी अगर उसको क्या दे दी जाए तो वो क्या जनरेट करेगा? हाफ mv स्क्वायर। व्हाट इज हाफ mv स्क्वायर? और अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई तो रुकेंगे कि मूव करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा, मूव की कम तो बताओ चीजों की मूवमेंट कहां से कहां होते हैं? हायर काइनेटिक एनर्जी टू। ये फिजिक्स है। लेकिन इसको बायोलॉजी क्या कहती है कि जब कभी भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो चीजें अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। नोन एज। तो कोई पूछे वाले डिफ्यूजन बता पाओगे? स्पॉन्टेनियस, यस भैया, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कहां से कहां? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप चीजों का जाना, इट इज नोन एज डिफ्यूजन। अभी तक ये बोलती है कि डिफ्यूजन तभी सक्सेसफुल है जब जो मूव कर रहा हो हाइड्रोफिलिक हो कि हाइड्रोफोबिक, पता नहीं। हाँ, ऐसे ठीक रहता। तो तुमको सुनना नहीं है, तुम बोले हाँ हाँ ठीक है जो कुछ है पढ़ा के निकलो अपना काम करो। मैं फिर से मेम्ब्रेन बना रहा हूँ।
मेम्ब्रेन का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है? फिर से मैं ये बना रहा हूँ, इनका नाम प्रोटीन है कि फॉस्फोलिपिड? आप मुझे बिल्कुल बकवास नहीं चाहिए, आप आपका जवाब चाहिए। फॉस्फोलिपिड है? बताओ, फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? क्या प्रोटीन प्रेजेंट है? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की प्रोटीन है। देयर आर सम थ्रू एंड थ्रू प्रोटीन, नाम बताओ। और कुछ बड़ा पेरिफेरल प्रोटीन है। और अगर इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में जानते हो तो इनके बीच में क्या पढ़े हैं? फॉस्फोलिपिड। आप बताओ, अगर किसी को मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, क्या क्रॉस करनी है? तो उसे क्या क्रॉस करना है? फॉस्फोलिपिड। और लिपिड इज फिलिक की फोबिक? मोस्ट ऑफ द पर्सन इज फोबिक। हाइड्रोफिलिक की हाइड्रोफोबिक? अगर कोई हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, कोई भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से, लोअर की हायर कंसंट्रेशन से, एरो ऊपर है मतलब हाई कंसंट्रेशन से अपने आप अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, बताइए इसका नाम डिफ्यूजन। तो मैं अगर कभी डिफ्यूजन पूछूं, बता पाओगे? भाई डिफ्यूजन बता दो, व्हाट इज डिफ्यूजन? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या इसे लिखाना पड़ेगा? अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ भेजना कि अपने आप क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। और इसके पीछे प्योर फिजिक्स है। क्या फिजिक्स है? क्योंकि ये चीजें क्या है? फ्लूइड। क्या है? और फ्लूइड में क्या होगी? वेलोसिटी। बोलो। और हमने क्या दिया है? मास। तो मास होने से क्या पैदा होगा? हाफ mv²। तो बताओ, इसकी टेंडेंसी रुकने पे होगी कि भागने की? और कहां से कहां भागेगा? हायर काइनेटिक एनर्जी टू। और हायर काइनेटिक एनर्जी होगी कहां? जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा और वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जाएंगी। पर याद रहे, अगर ये कैसा हुआ? हाइड्रोफोबिक। बोलो क्या हुआ? बेटा कभी कभी कुछ चीजें होती हैं हाइड्रोफिलिक। बोलो क्या होती हैं? हाइड्रोफिलिक होने पर उनके साथ समस्या क्या आती है कि वो वाटर लविंग है। कैसी लविंग है? तो हाइड्रोफिलिक चीजों को मेम्ब्रेन अपने से जाने नहीं देती, क्योंकि मेम्ब्रेन में ज्यादातर समय पर कौन है? लिपिड। तो बताओ, हायर कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी वो अंदर जा पाती है कि नहीं? क्योंकि मेम्ब्रेन इज परमिएबल की इम्परमिएबल। और अगर इम्परमिएबल है तो मेम्ब्रेन अपने से किन चीजों को नहीं जाने देगी? इसलिए ये हाइड्रोफिलिक चीजें कैरियर प्रोटीन के थ्रू, किसके थ्रू? जैसे बोलो, तो टनल प्रोटीन भी बिहेव लाइक कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन का की तरह बिहेव करती हैं। तो चीजें अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगती हैं थ्रू। इसमें भी डिफ्यूजन है, इसमें भी, लेकिन इसमें मिली है फैसिलिटी। और क्या फैसिलिटी मिली है? और ये फैसिलिटी मिली है कैरियर प्रोटीन की। किसकी? कैरियर प्रोटीन। तो जब कैरियर प्रोटीन की फैसिलिटी के साथ डिफ्यूजन होगा, इस डिफ्यूजन को बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बोलो क्या बोलेंगे? तो कोई मुझे बताए व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर नॉर्मल है कि थ्रू कैरियर प्रोटीन? क्या ये डिफ्यूजन है? ये भी डिफ्यूजन है। ये नॉर्मल डिफ्यूजन है। और इसमें कैरियर प्रोटीन की फैसिलिटी है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बोलो क्या नाम है? कई बार मैंने पढ़ाया है कि लोग नॉर्मली चल के जा सकते हैं, लेकिन अगर लोग बेटा व्हील चेयर की फैसिलिटी से जाए, व्हील चेयर पे चल के जाए, कार पे चल के जाए, तो नॉर्मली चल रहा है कि फैसिलिटेटेड? तो यहाँ पर जो कार है उसका नाम कैरियर प्रोटीन। तो बताओ, 2 डिफ्यूजन हो गए, एक कौन? डिफ्यूजन दैट इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन।
बोलो क्या बोलेंगे? तो दोनों में अंतर बताओगे? पहले दोनों में सिमिलरिटी बताओ। दोनों में हायर से, दोनों में हायर से, दोनों में अपने आप, पक्का? एक थ्रू कैरियर और एक बिना कैरियर, पक्का? और दोनों में एनर्जी की जरूरत। बताओ, जो काम अपने आप होते हैं उनमें एनर्जी की जरूरत, और एनर्जी की जरूरत नहीं है तो डिफ्यूजन हो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, इसमें एनर्जी की जरूरत। तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक अंतर अगर और आ जाए, बताइए सिंपल डिफ्यूजन किसका हो गया? तो बताओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसका होता है? हाइड्रोफिलिक। आप सुनो, इन मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? जो आपकी बुक अभी नहीं पढ़ाएगी, बाद में पढ़ाएगी। एक्वा मतलब पानी, पोरिन्स मतलब पोर, पानी को ले जाने वाले पोर क्या कहलाएंगे? एक्वापोरिन्स। तो इन एक्वापोरिन्स से वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से वाटर अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकता है, और इसे वाटर का डिफ्यूजन कहते हैं। और वाटर डिफ्यूजन में भी एक स्पेशल डिफ्यूजन है, नाम है ऑस्मोसिस, जिसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में मैं ऑस्मोसिस आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन ऑस्मोसिस में भी वाटर कहां से कहां जाएगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर। तो ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन। बताओ, इन तीनों के तीनों प्रोसेस में कहीं पर भी एनर्जी का लॉस है कि नहीं है? कोई भी प्रोसेस जबरदस्ती किया जा रहा है कि अपने आप? बताओ, डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस इज। और ये क्या होते हैं इनका डिटेल में ट्रांसपोर्ट इस प्लान में आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इतना ही याद रख लो। व्हाट इज डिफ्यूजन? Spontaneous movement of substances from their higher concentration to their lower concentration. Now, what is facilitated diffusion? Spontaneous movement of substances from higher concentration to lower concentration through. Now, what is water diffusion? Movement of water from its higher concentration to lower concentration. That is known as diffusion of water. और diffusion of water में भी स्पेशल बोलो, और वो क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा। बात इधर बात नहीं करो। इसके अलावा इसमें एक ट्रांसपोर्ट और बुक लिखती है, बोलते हैं कभी कभी चीजों को उनकी लोअर कंसंट्रेशन से, मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है यस, और उसकी कंसंट्रेशन यहाँ कम है, वही सब्सटेंस यहाँ पर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, द सेम सब्सटेंस, उसका नाम भी एस है, एस फॉर सब्सटेंस है, और उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है। तो होना यूं चाहिए कि इससे बाहर आना चाहिए, पर इसे बाहर आने की बजाय मैं इसे अंदर लेके जा रहा हूँ। मतलब हायर से लोअर जा रहा हूँ कि लोअर टू हायर? तो ये बताओ अपने आप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, जिसमें चीजें कहां से कहां ले जाएगी? लो कंसंट्रेशन से उन्हें हम कहां लेके जाएंगे? हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और इस तरीके से जो बेटा ट्रांसपोर्ट होगा इसे बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बोलो क्या नाम है? ऑल अदर 3 ट्रांसपोर्ट आर पैसिव ट्रांसपोर्ट। बाकी सारे के सारे पैसिव थे, अकेला एक एक्टिव है। जब जब चीजें कहां से कहां जाएंगी? हायर से लोअर, अपने आप जाएंगी, ऐसा ट्रांसपोर्ट ऐसे। और जब कहां से कहां जाएंगी? लोअर से हायर। बताइए ये अपने आप होगा कि नहीं होगा? अगर अपने आप नहीं होगा तो कैसे कराना पड़ेगा? और जो काम कराए जाते हैं उसमें क्या करती है? तो
क्या इसे एनर्जी खर्च करके करेंगे? और इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे? क्या डेफिनेशन बता पाओगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट? बताओ व्हाट इज एक्टिव नींद आ रही कितनी बढ़िया, इसको जगाओ। यारवी खड़े हो। कहां तक साथ में थे और कहां के पास सो गए? कहां तक साथ साथ चले गए मेरे? किसान आप इतना घटिया पढ़ाओगे तो हम तो सो ही जाएंगे। और हम सोच रहे हैं कि जल्दी निपटाए आगे बढ़े। इसको दोबारा पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट नाम के चैप्टर में, और अभी मेम्ब्रेन में सब बातें लिखी हैं तो मैं इनसे बच तो सकता नहीं हूं, पर तुम सो जाओगे। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? इधर आओ। याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कैरियर प्रोटीन की मदद से ही होते हैं। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? अपने आप हो जाएगा। प्रोटीन जरूरत पड़ेगी और कोई जरूरत पड़ेगी? और कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। सो जाओगे तो फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी। बजाय करता लेके आया करो, गर्मी सर्दी लगे तो अपना ओढ़ा के सो जाओ, पूरी उड़ी लेके आया करो, आप ही जाओ। पहली बार है, बैठो में बहुत मार खाओ। इसी में आधा घंटा लगा दिया, गलती हमारी है। चलो अब फिर से बोलो, कौन सा ट्रांसपोर्ट? चीजें कहां से कहां? अपने आप चले जाओगे? भेजना पड़ेगा? एनर्जी लगेगी? साथ में कैरियर प्रोटीन लगेगी? अब जो सो रहे हैं उनको जगा देना हिला के। आप कुल मिलाकर के 3 पैसिव ट्रांसपोर्ट पड़े। कितने? 3। पहला इनमें एनर्जी की जरूरत है, पर इनमें से एक को कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। बोलो कौन? क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन की जरूरत है? नो सर। और ये जो कैरियर प्रोटीन है इन्हें बोलते हैं पंप्स। क्या बोलते हैं? वो पंप्स कहलाते हैं जिनसे पानी निकलता है ना। वो पंप्स कहलाते हैं जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीजों को छोड़ते हैं। और किसकी हेल्प से? ऐसे ही पंप में एक पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। तो बिना रट्टा मारे जान लो, सोडियम पोटेशियम पंप में ट्रांसपोर्ट सोडियम का भी होता है। और पर कैसा होता होगा? लो टू हाई की हाई टू लो? लो टू हाई। और क्या खर्च होती होगी? अभी भी नहीं आया? और अगर बेटा कोई कैरियर प्रोटीन अपने थ्रू जाने दे और बिना एटीपी को यूज किए, उन्हें बोलते हैं चैनल। बोलो क्या बोलते हैं? तो बताओ कैरियर प्रोटीन कितने प्रकार की? 2। एक कौन? चैनल। और एक कौन? कैरियर प्रोटीन 2 प्रकार की, एक पंप कहलाएंगी और एक चैनल। जो अपने थ्रू जाने दे बिना एनर्जी यूज किए, चैनल। और जो एटीपी यूज करे वो। इनका डिटेल मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाऊंगा। आगे एक पैराग्राफ संभालना है कि कहीं वो पैराग्राफ तुमसे छूट न जाए, तो वो पैराग्राफ संभालने के चक्कर में मैंने इतना डिटेल पढ़ाने की कोशिश की। क्या आप लोग इस पैराग्राफ को संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाएंगे सर, थक गए। संभाल लोगे? बताओ, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने से ट्रांसपोर्ट भी करती है? क्या ये सिलेक्टिव परमेएबल है? सिलेक्टिव का मतलब सबको जाने देगी, कुछ लोग। सिलेक्टिव लोगों को अपने थ्रू जाने दे, ऐसी परमेएबल मेम्ब्रेन का नाम। और ये टोटल मिलाकर के 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट कर रही है। चारों के नाम याद है? बोलो पहला
क्या ये चारों बता पाओगे? बिना देखे? कि सर कब तुम समझ में आया फिर से पढ़ाओ। मतलब सब आ गया? मैं एक इंटरव्यू पूछ रहा हूँ और सब लोग एक एक बता दो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत नहीं है। थैंक यू, एक हो गया। दूसरा आया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बताओगे? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रियल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू कैरियर प्रोटीन। एटीपी की जरूरत नहीं है, केवल कैरियर प्रोटीन लगेगी। आप बताओ, ऑस्मोसिस है? ऑस्मोसिस में सब लोग मूव करते हैं कि वाटर का डिफ्यूजन है? सेमी परिवहन मेम्ब्रेन है? सॉल्यूट को नहीं जाने देगी, सॉल्वेंट को। ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसका डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी डिटेल नहीं पढ़ाया। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर सम टाइम, ऑलवेज और सम टाइम, इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। And the fourth and final known as active transport. कैसे बोलो? Active transport. What is active transport? It is a movement of substances from low concentration to high concentration through carrier protein and ATP. प्रोटीन की जरूरत है? Yes sir. ATP की जरूरत है? Yes sir. और लो से हाई की हाई टू लो? स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या दो प्रकार की कैरियर प्रोटीन हो गई? एक फॉस्फेटेड डिफ्यूजन में और एक फॉस्फेटेड डिफ्यूजन में जो कैरियर और इनमें क्या किसी पंप का नाम जानते हो? सोडियम और पोटेशियम को मूव कराता होगा अलॉन्ग की अगेंस्ट कंसंट्रेशन, और एटीपी यूज करता होगा। उसको भी पढ़ेंगे जब हम लोग मेम्ब्रेन पढ़ रहे होंगे नर्व की, और हम लोग एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ाते वक्त मैं सोडियम पोटेशियम को डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो घबराओ मत, सब कुछ मिलेगा पढ़ने को। जब सेल मेम्ब्रेन खत्म होती है तो इनके पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, सेल वॉल। And now this is the cell wall of prokaryote और eukaryote. तो प्लीज यहाँ पर ब्रैकेट में थोड़ा सा यूकैरियोट्स लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार सेल वॉल में और पढ़ा चुका हूँ, पर तब मैंने सेल वॉल किसकी पढ़ाई थी? प्रोकैरियोट। और वो प्रोकैरियोट की सेल वॉल में पढ़ाया था पेप्टाइडो ग्लाइकन। 3 सब्सटेंस याद थे? याद आया? अब की बार ये सेल वॉल किसकी है? यूकैरियोट। और यूकैरियोट में 4 लोग हैं, टोटल कितने? 4। एक है प्रोटिस्टा, एक है फंजाई, और एक है प्लांट, और एक है एनिमल। बिल्कुल बेटा शांत, मजाक नहीं चलेगा। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है, एब्सेंट है। पता नहीं क्यों यार वहां पर जबरदस्त प्रॉब्लम है। यहां देखते रहो, नहीं मैं आया तो मालूम। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में मे बी प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट। और ये जवाब आप लोग मुझे देंगे कि कब प्रेजेंट और कब एब्सेंट, बिना मैं पढ़ाए आगे बढ़ूंगा नहीं। प्रोटिस्टा के 5 लोग याद हैं? बोलो। याद है? प्रोटोजोआ। चलिए मेघा जी खड़ी होइए और बताइए कि प्रोटोजोआ में सेल वॉल प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट, क्योंकि ये एनिमल है। यूग्लिना में
प्रेजेंट की ऑप्शन छात्रों। प्रोटीन की लेयर होती है, सेल वॉल अपसेट होती है, उस प्रोटीन की लेयर का नाम है कैरियर। बोलो, तो सेल वॉल इसमें भी अपसेट, लेकिन सेल वॉल की जगह कैरियर। स्लाइम मोल्ड एब्सेंट। आपकी बार क्वेश्चन दिया था मैंने, स्लाइम मोल्ड में जो प्लाज्मोडियम है, कौन है? प्लाज्मोडियम। जो उसकी बॉडी है रिप्रोड्यूसिंग की नॉन रिप्रोड्यूसिंग? नॉन रिप्रोड्यूसिंग। वेजिटेटिव बॉडी जो होती है स्लाइम मोल्ड की, उसमें एब्सेंट, लेकिन बताओ स्पोर में प्रेजेंट। अब बताओ डायनोप्लाज्मेट प्रेजेंट, क्राइसोफाइटा प्रेजेंट। और इनकी क्राइसोफाइटा में तो डायटम्स है, क्या है? और डायटम्स की सेल वॉल में एक लेयर की दो, याद है? सिलिका डिपॉजिट है। तो आपको मालूम है क्राइसोफाइटा और डायनोप्लाज्मेट में सेल वॉल है, यूग्लिना में सेल वॉल की जगह पैरिटल है, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं है, बल्कि उसके स्पोर में सेल वॉल है, और प्रोटोजोआ में सेल वॉल। अब बचता फंजाई, दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, मेड अप ऑफ काइटिन। और काइटिन एक पॉलीमर है, और काइटिन नाम के पॉलीमर का जो मोनोमर है इट इज नॉट, भूल गए नाग, व्हाट इज नाग? नाग इज मोनोमर, मोनोमर और फुल फॉर्म ऑफ नाग इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसे बोलो, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और भाइयों बहनों, अब बचा प्लांट, और प्लांट में है 5 लोग। कितने लोग? याद है? एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, और ब्रायोफाइटा, और स्टेरिडोफाइटा, और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और याद रखना, इन 5 में सेलुलोज तो होगा ही 100%। सेलुलोज के अलावा कुछ और भी हो सकता है, वो अलग बात है। तो सेलुलोज सब में होगा, वेदर इज एल्गी और ब्रायो और टेरिडो और जिम्नो और एंजियो, इन सब में सेलुलोज जरूर होगा। इसीलिए प्लांट की सेल वॉल कहलाती है सेलुलोजिक। बोलो क्या? और फंजाई की सेल वॉल इसकी बनी है काइटिन। तो सेलुलोज है कि नहीं है? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? नॉन सेलुलोजिक। और कोई बताने की इच्छा रखे ना रखे, लेकिन मोनेरा में भी सेल वॉल थी, नहीं थी? प्रोकैरियोट की यूकैरियोट, और वहां थी नाग, नाम है सेलुलोजिक की नॉन सेलुलोजिक। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल, फंजाई की और प्लांट की, यानी एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन 5 में कम से कम क्या होगा? और भी चीजें होंगी, लेकिन कम से कम कितना होगा? सब नहीं आया। और आगे मैं और पढ़ाऊंगा, अभी चिंता मत करो, अभी केवल सेल वॉल में इतनी चीजें बताओ। सेल वॉल किसकी पढ़ने जा रहे हो? प्रो की यू? प्रोकैरियोट में हर बंदे के पास सेल वॉल थी? नाम बताओ, हर बंदे के पास प्रोकैरियोट में सेल वॉल थी? नहीं थी। किसके पास नहीं थी? माइकोप्लाज्मा के पास। और जिनके पास भी थी उनके पास क्या था? डायलोप्लाज्म। नाग नाम है। और यहां देख लो, 5 में से 1 उड़ा दिया, मोनेरा। वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक। और 4 बताओ, प्रोटिस्टा में हर जगह सेल वॉल नहीं है, फंजाई में सेल वॉल, सेलुलोज की काइटिन की, सेलुलोजिक की नॉन सेलुलोजिक, और एनिमल में सेल वॉल है। बचा कौन? प्लांट में सेल वॉल है, लेकिन सबके पास है, लेकिन सबके पास क्या है? अब ध्यान सुनना, हटा दे रहे इसे।
इनमें से एल्गी की सेल वॉल और रेस्ट ऑफ द प्लांट की सेल वॉल में थोड़ा अंतर है। बाकी सारे प्लांट में कौन कौन बचे बताओ? ब्रायो, एरिडो, सिम्नो, एल्गी। और एल्गी की सेल वॉल में और बाकी सारे प्लांट की सेल वॉल में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो एल्गी की सेल वॉल है वो बनी है 4 चीजों से। ऐसे रट्टा मारेंगे, सीएम जीएम। जब भूल जाए तो ऐसे याद रखें, सीएम जीएम। सी फॉर सेलुलोज, सेलुलोज तो होना ही था। यस। एम फॉर मैनन्स, जी फॉर कैलेक्टेंस, और एम फॉर मिनरल्स। और मिनरल्स में भी कैल्शियम कार्बोनेट मेन है। तो एल्गी की सेल वॉल में सीएम जीएम याद रखेंगे। सी फॉर सेलुलोज, एम फॉर मैनन्स, जी फॉर कैलेक्टेंस, एम फॉर मिनरल्स। देखा, इनमें एक सेलुलोज तो है, इसलिए एल्गी की सेल वॉल सेलुलोजिक कहलाएगी, क्योंकि सेलुलोज है तो सेलुलोजिक है। एंड द रेस्ट ऑफ द प्लांट दे हैव सेलुलोज along with hemicellulose and the pectin। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स, सम प्रोटीन्स, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो मैं एंजियोस्पर्म बोलूं तो तुम बोलो सर ये वाला कॉम्बिनेशन की ये वाला नीचे वाला बोलो। एंजियोस्पर्म में क्या होगा? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। पक्का? राजन खड़े हो। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, डिफरेंस बताओ। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, डिफरेंस। आओ। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है? कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर सब्सटेंस, 3 चीजों का डिपोजिशन है। बोलो, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन है। और स्क्लेरेनकाइमा याद है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के अलावा पेक्टिन का भी लिग्निन, और किसमें केवल सेलुलोज था? पैरेन्काइमा। अरे कैसे पढ़ोगे? जाओ पढ़ो। क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तुरंत तैयार रहो। पैरेन्काइमा में सेलुलोज था? यस सर। कोलेनकाइमा में सेलुलोज के साथ हेमीसेलुलोज और पेक्टिन था। और स्क्लेरेनकाइमा में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज के अलावा खाओगे सो रहे आप। केमिस्ट्री में इतना दिमाग खराब है। लिग्निन था? इसमें से कौन सी डेट थी? तो कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, उन्हीं कोशिकाओं की वॉल पढ़ा रहा हूं। और याद रखना, प्लांट हो कि एल्गी हो, रादर प्लांट में ज्यादा याद रखना, दे आर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ वॉल। One is known as primary cell wall। बोलो क्या नाम है? प्राइमरी सेल वॉल। और दूसरी तरीके की सेल वॉल इट इज नोन एज सेकेंडरी सेल वॉल। शायद तुम लोग बातें मेरी आगे खींच के ले जा पाओ, शायद, पर मुझे डर है कि तुम गलत भी कर सकते हो। प्राइमरी सेल वॉल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मे बी समटाइम हेमीसेलुलोज। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में जो सेकेंडरी डिपोजिशन है वो हो सकते हैं या
तो पेक्टिन, बोलो किसमें, कोलन काइमा, और या तो लिग्निन, किसमें, तबीयत सही है, नहीं सही है, मार खाओ, खड़े हो। कोई ऐसी सेल बताओ जिनमें सुबेरिन का डिपोजिशन था, सेकेंडरी सुबेरिन का डिपोजिशन। चलो एक स्ट्रिप के नाम से थी, कैसे बोलो, कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस याद है, और उनकी रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल में डिपोजिशन था, प्राइमरी डिपोजिशन की सेकेंडरी, किसका, सुबेरिन। तो घबराओ मत, सेकेंडरी लिग्निन सुबेरिन। और किसी को कॉर्क याद है, फेल्लोजन याद है, फेल्लोजन बाहर की तरफ फेल्लम निकालता था और कॉर्क सेल बनाता था, और वो कॉर्क सेल लिविंग थी कि डेड, उनमें सुबेरिन डिपॉजिट था, प्राइमरी की सेकेंडरी, किसी को कोई मतलब नहीं है। सर क्यों पूछते हो, हमें रट्टा मारने तो पूछने से सर दिमाग पड़ जाता है, हमें दिमाग नहीं पढ़ाना है, हमें तो 3-4 साल नहीं और गुजारने हैं आप ताकत दो के, और सर गलियां छाननी है, सर आप ही अकेले टीचर थोड़ी ना, तो अन्याय है कि केवल बायोलॉजी सुनील सर से पढ़ी, और सारे लोग हैं सबसे पढ़ के देखेंगे तब सिलेक्ट होंगे। बताओ सेल वॉल कितने प्रकार की हो सकती है, 2, एक कौन, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, इन सेल वॉल को बनाने का काम, अगर किसी को याद हो, लिक्विड नेचर और फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भूल ही गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर के कुछ फायदे थे, वो क्या क्या सीक्रेट करती थी, सेल वॉल। बोलो सेल वॉल कौन बनाता है, भगवान, भूल गए। सेल वॉल इज सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोलो कौन, और मुझे डर है कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, और सच में मैं डरता हूं। याद करो, मैंने मीजोसोम्स पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, मीजोसोम वाज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद है, कितने प्रकार के, और उनका काम भी क्या था, सेल वॉल, याद है, तो सेल वॉल बनाना भगवान का काम है। तो बताओ इनको, क्यों सुनोगे बेटा, आप ऐसा क्या हो गया, सब लोग ऐसा तो सब सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं सुन रहे थे, आज तो गड़बड़ हो गया, समझ में नहीं आ रहा। डांस होना चाहिए, ऐसे डांस करते रहो, फिर आ जाएगा मई, अफकोर्स खत्म नहीं होगा, फिर गाना बनाना, ओ मेगा, और उसकी बात नहीं रहती है, वो मेरा के बाद के साथ किसी ने रैप बनाया था, भूल गया यार, याद था, बड़ा बढ़िया रैप था, चैन को याद है, उसके मोबाइल में है, कोचिंग के नाम पर तूने ठग लिया। हाँ, अब कोर्स होगा नहीं, और जब कोर्स कराना चाहेगा तो हमको कहना चाहिए स्टूडेंट पढ़ने के नाम पर सो गया, जनता के डर से भाग गया, पूछने पर सबके सब भाग गया। अभी क्या कल लड्डू बंटवाएंगे, वहां तक भीड़ लगेगी, बंटवा दीजिए, ऐसा कोई काम करो, बंटवा दें। अच्छा चोट तुमने है, मुझको नहीं है, आपको ना पढ़ाया जाए तो अभी गिरेवा पकड़ लो, सर कोर्स खत्म करो, और सब कोर्स खत्म करा रहे तो भाग जाते हो, ये बहुत गंदी बात। और चित्रांत बाबू से कह देना कि पीठ मजबूत करके आए हैं अगली बार, नमक के मारेंगे हम, अरे तो भागी जाए, पकड़ में ना आए, ऐसा ठीक है। हाँ चलो जवाब दो, सेल वॉल प्रोकैरियोट की पढ़ रहे कि यूकेरियोट, और हमेशा सेलुलोजिक की नॉन सेलुलोजिक की, बताओ पंजाई कैसे थे, नॉन सेलुलोजिक। इसके बाद एल्गी और अदर प्लांट में डिफरेंस है, बोलो एल्गी के पास 4 चीजें हैं, बोलो सीरियम, व्हाट इज सी, एनर्जी, एम मिनरल, कौन सा मिनरल, कैल्शियम, बाकी प्लांट
प्लांट याद है? उनमें क्या है? सेलुलोज, कभी भूलो ही नहीं। पैरेंट काइमा के बाद कोलन काइमा पढ़ा था। कोलन काइमा का कंटेंट होता है सेल वॉल में। बोलो कौन कौन? कभी कभी और भी होता है, सुबेरिन होता है, लिग्निन होता है। बताओ, सुबेरिन कैस्पेरिनस में था, पार्क में था, और स्क्लेरल काइमा में लिग्निन। तो बताओ सेल वॉल कितनी? 2, एक और प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बुक में दिया है लेकिन डायग्राम नहीं दिया। सब लोग यहाँ देखें। बोलते हैं 2 प्लांट सेल आप ले लो। मान लो ये प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये दूसरी प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत ध्यान समझना, मैं डर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि तुम नहीं बता पाओगे। बार बार गड़बड़ करते हैं बच्चे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक लेयर बनती है जिसका नाम है कैल्शियम पेक्टेट। बोलो क्या नाम है? कैल्शियम पेक्टेट। एंड दिस कैल्शियम पेक्टेट इज नोन एज मिडिल लैमेला। यानी 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला सब्सटेंस। बोलो कौन? कुछ बुक ऐसी बोलती है कि कैल्शियम पेक्टेट के अलावा मैग्नीशियम पेक्टेट भी हो सकता है, पर एनसीईआरटी नहीं बोलती है ऐसा। एनसीईआरटी कहता है नहीं, केवल कौन? कैल्शियम पेक्टेट। यानी 2 कोई भी कोशिकाएं ले लो, उनके बीच में कैल्शियम पेक्टेट नाम का मिडिल लैमेला होगा। क्या होगा? और ये मिडिल लैमेला इन 2 कोशिकाओं को जोड़ रहा है। इसके बाद सर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो क्या है? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है सेल वॉल बनाना। क्या बनाना? क्या बनाना? सेल वॉल बनाना। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहली बार सेल बनाती है तो वो अपने बाहर की तरफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन डिपॉजिट करती है। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को डिपॉजिट करती है। और जैसे ही सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को पहली बार डिपॉजिट किया गया, दिस इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल। कौन सा सेल वॉल? याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा अपने आउटसाइड, इनसाइड के आउटसाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा अपने आउटसाइड चीजों को सिक्रीट करेगी। इनसाइड के आउटसाइड, आउटसाइड ही सिक्रीट करेगी। तो आउटसाइड सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बनेगी जो जनरली सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की होगी। जनरली सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की होगी। जब प्राइमरी सेल वॉल बन चुकी होगी तब उनमें सेकेंडरी डिपोजिशन आएंगे। कौन से? और सेकेंडरी डिपोजिशन भी भाइयों बहनों, ये सेकेंडरी डिपोजिशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही निकालेगी। कौन निकालेगी? अब जरा सोच के देखो, सबसे बाहर, अरे यार, मिडिल लैमेला, बोलो, फिर प्राइमरी सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेकेंडरी सेल वॉल बनानी है। क्या बनानी है? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीजें निकालती है बाहर के अंदर, और बाहर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? तो प्राइमरी सेल वॉल के बाहर निकालेगी के अंदर एक नया डिपोजिशन चालू होगा। ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ। दीज डिपोजिशन आर प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। दीज आर नोन एज सेकेंडरी सेल वॉल। तो एक साल क्वेश्चन पूछा गया और हर टीचर ने इसका जवाब अलग अलग दिया और बच्चे कंफ्यूज कि किस टीचर का जवाब सही माना जाए। तो फिर मैंने एमपी कौशिक पढ़ी और फिर अपना ज्ञान बढ़ाया कि अगर आप बाहर से अंदर की तरफ चलें तो आपको सीक्वेंस में क्या क्या मिलेगा। सब लोग बताओगे? सबसे पहले क्या मिलेगा? मिडिल लैमेला। सबसे पहले मिलेगा मिडिल लैमेला। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मिलेगी प्राइमरी सेल वॉल। बोलो प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी। और प्राइमरी सेल वॉल के बाद सेकेंडरी सेल वॉल और उसके बाद मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
बोलो क्या मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो भाइयों बहनों, आपको याद रखना है कि मिडिल लैमेला क्या है, प्राइमरी सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है। नहीं आया? आया? बताओ सीक्वेंस बिना देखिए। सबसे बात मिडिल लैमेला के बाद फिर सबसे पहले क्या डिपॉजिट किया जाएगा? कैल्शियम पैकेट दैट विल फॉर्म मिडिल लैमेला। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या निकालेगी? सिक्रीशन, जो इनसाइड निकालेगी आउटसाइड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आउटसाइड जो पहला सिक्रीशन निकालेगी प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के बाद सेकेंडरी सेल वॉल। क्या किसी को याद है कि मैंने ट्रैकिड्स पढ़ाए थे? ट्रैकिड्स की एंड टैपरिंग थे, और मैंने बोला था ट्रैकिड के एंड टैपरिंग होने के बाद सेल वॉल पहले बनी थी प्राइमरी, किसे बोला था नहीं? और फिर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी आउटसाइड बनेगी इनसाइड, और उसमें अलग अलग तरीके की बेटा फोल्डिंग थी, याद है? थिकनिंग थी, कभी स्पाइरल, कभी ओवल, किसी को याद नहीं? याद है? याद है? और इस तरीके से ल्यूमेन बना था, जिसको बोला था वाइडनिंग ऑफ ल्यूमेन। बोलो क्या बोला? कोई एक बच्चा है जिसको ये याद हो? मैंने पढ़ाया था। हाँ बताओ, बाकी सब सो रहे। यही 4-5 लोग मेरे लिए कुछ खुशी है की बात है कि मैंने पढ़ाया था, इन्होंने सुना। तो बताओ, हमेशा सेकेंडरी पोजीशन आउटसाइड होते हैं कि इनसाइड? इनसाइड। तो सबसे अंदर कौन मिलेगा? प्राइमरी की सेकेंडरी? अजीब लगता है, सबसे अंदर तो सर प्राइमरी मिलनी चाहिए। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सबसे अंदर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिडिल लैमेला। तो अंदर से बाहर की तरफ चलोगे तो बोलो सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला। तो अभी भी नहीं आया? आया? नहीं आया? आया? बताओ मिडिल लैमेला किसका बना है? बताओ सबसे अंदर से चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेकेंडरी सेल वॉल, फिर बोलते हैं सेल वॉल का काम क्या है? बोलो सेल वॉल का काम क्या है? प्रोवाइडिंग सेफ, केवल प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोवाइडिंग सेफ टू सेल। 5-6 काम लिखे, सब लोग मेरे साथ बोलते जाइए और अंडरलाइन करते जाइए। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मैकेनिकल डैमेज एनसीईआरटी में मिला? नहीं मिला। जितने लोगों को मिला वो अंडरलाइन कर देना, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। इसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शंस। अब आप बोलेंगे सर सेल टू सेल इंटरेक्शंस कैसे होंगे? थ्रू स्ट्रक्चर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। बोलो क्या नाम है? प्लाज्मोडेस्माटा। एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होगी थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। कैल्शियम पेप्टाइड को भी बेटा पेनिट्रेट कर जाएगी। सेल टू सेल इंटरेक्शन। इसके अलावा बैरियर, बैरियर टू टॉक्सिक सब्सटेंस। और कुछ दिया है? बुक में अंडरलाइन करो। क्या सेल वॉल शेप मेंटेन करेगी? प्रोटेक्शन करेगी? किससे? प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। अगर आप सेल को तोड़ना चाहते हैं तो सेल वॉल उसे बचाएगी। इसके अलावा इन्फेक्शन नहीं घुस पाएगा, पर सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करेगी। इसके अलावा बैरियर प्रोवाइड करेगी किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस को। और कुछ दिया है? बस ये 4 काम है सेल वॉल के, और सबको आने चाहिए। छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन उस छोटे से पैराग्राफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और इस छोटे से पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को समझ करते हैं। हटा दें? नहीं सर, हाँ हटा रहे। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं। जो लोग इस कंपैरिजन में मेरा साथ दे देंगे वो लोग राजा बाबू ने सही बात है। सेल वॉल और ये है प्रोकैरियोट्स की।
और दूसरी तरफ है सेल वॉल यूकैरियोट्स की। एवरीवन, पहला पॉइंट मेड अप ऑफ चार बना मेड अप ऑफ पता नहीं पेप्टाइडो मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ काइटिन पूरा सही डिटेल इन एल्गी याद है? हाँ बताओ चार चीजें बोलो। सेलुलोज, फिर मैनन्स और स्केलेटन्स और मिनरल्स याद रहेगा? हाँ मिनरल में भी कौन मिनरल? अच्छा बाकी प्लांट याद है? बोलो सेलुलोज और बोलो हेमी सेलुलोज और पेक्टिन होगा और प्रोटीन। बहुत मदद कर रहे हो अगर एक साथ सब पढ़ पा रहे हो। बताओ पेप्टाइडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ नाम और इसको सिक्रीट करेंगे मीजोसोम्स। कौन सिक्रीट करेंगे? तो लिख लेंगे सिक्रीटेड बाई और इनको सिक्रीट करेंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें दो लक्षण हो सकते हैं। एक कौन सी? प्राइमरी। फिर से बोलो भूल गए बोलो। पहला कौन? और इनका सीक्वेंस याद है? तो बाहर से अंदर की तरफ चलोगे। पहले मिडिल मैडुला के बाद प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल। थैंक यू वेरी मच। और फिर कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ दो, बाहर चलो। सबसे बाहर मिडिल, फिर प्राइमरी सेल, फिर सेकेंडरी। इनमें ऐसा कोई डिफरेंशिएशन, इनमें केवल पेप्टाइडोग्लाइकन है। कैल्शियम पेक्टेट जैसा कोई भी चीज नहीं। लेकिन इनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें। पहले इतना लिख लो तब आगे बढ़े। चलो पहले बताओ सेल वॉल दोनों की कंपेयर कर रहे हो? बताओ इनकी में किसकी बनी है? बोलो कौन कौन? याद है? इनकी सेल वॉल पंजाई है तो एल्गी है तो सेलुलोज, मैनस, स्केलेटन। और अगर प्लांट है तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, एक्टिन, प्रोटीन। इनकी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिक्रीट होती है। किससे सिक्रीट होती है? इनकी मीजोसोम। और इनकी वॉल कितनी होती है? दो। एक और प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और बाहर से अंदर की तरफ चले तो सबसे पहले फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्लाज्मा। और अंदर से चले तो प्लाज्मा में सेकेंडरी, प्राइमरी। ऐसा इनमें कोई चेंजेस। पर इतना अगर आपको आता है तो प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल में कुछ चीजें और हैं, उनको मैं लिखने जा रहा हूं। कंपैरिजन के बाद वो मुझसे छूट गई थी, इसलिए वो मैं लिखने जा रहा हूं। ध्यान सुनना। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में सेल एनवेलप के दौरान तीन चीजें और होती हैं। वन इज नोन एज फ्लैजेला, दूसरा है बेटा पिलाई, तीसरा है फिम्बरी। बताइए फ्लैजेला, पिलाई और फिम्बरी ये किसकी सेल वॉल में होते हैं? प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? तो एक बार मेरे साथ मदद करिए सेल एनवेलप बनाने में। मदद चाहिए आपकी। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे अंदर। इसके बाद भूल गए सेल वॉल है। किसकी बनी है? नाम। और उसके बाद
ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लूज है तो किसी को सच में फर्क नहीं पड़ा। बीच में बेटा सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिख दे रहे सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम। व्हाट इज पीएम? बीच में सेल वॉल, बोलो क्या है? और सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। इतना ही सीख गए हो तो बहुत है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप जब एंट्री करेंगे तो मिलेगा साइटोप्लाज्म, जिसमें प्रेजेंट है डीएनए। क्या प्रेजेंट है? हेलो, मालूम क्या मैं क्लास में हूँ? कोई नाम बताओ। मैं तो क्लास में हूँ। अच्छा, बता दो, अभी मैं क्लास का पूरा बताता हूँ, मुझे मालूम नहीं है। बाकी अगर ऑफिस में आना होगा तो ऑफिस में भी आना। और कुछ बताना होगा डन करेंगे इसे। ठीक है बेटा। हाँ भाई, तो बताओ, इस साइटोप्लाज्म के बाद एवरीवन यहां पर कुछ सेंट्रियोल जैसी बॉडी होती है, जिनसे यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है बेसल बॉडी। बोलो क्या बनता है? इस बेसल बॉडी से पूरी सेल वॉल के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है हुक। और हुक के बाद इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम है फिलामेंट। बोलो क्या नाम है? तो किसी भी फ्लैजला को जब आप देखेंगे, क्या देखेंगे? तो कितने पार्ट मिलेंगे? तीनों के पार्ट के नाम बताओ। बताओ, ये यू कैलाश में होगा कि प्रो कैलाश? बोलो क्या क्या? बेसल बॉडी, फिलामेंट। अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं तो लाइक दिस, सबसे नीचे बेसल बॉडी, फिर हुक, और इस हुक से निकला हुआ बोलो क्या? फिलामेंट। So it is basal body, इसके बाद हुक, और हुक के बाद फिलामेंट। याद रखना, फ्लैजला इज द आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल। इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट में फ्लैजला जो होता है वो सेल वॉल का आउटग्रोथ है, जिसमें कितनी बॉडी है? 3। बोलो कौन कौन? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बोलते हैं फ्लैजला अगर प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया होते हैं मोटाइल, और अगर फ्लैजला एब्सेंट है तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। तो फ्लैजला का मेन काम है मोटिलिटी। बातें मत करो। फ्लैजला का मेन काम क्या है? और सेल में फ्लैजला का डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पर, फ्लैजला के डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब एनसीईआरटी में दिया है, एक लाइन में दिया गया होगा, ज्यादा नहीं दिया होगा। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजला। बैक्टीरिया आर ऑफ मेनी टाइप्स। बातें करना बंद करो बेटा। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, और ये भी बैक्टीरिया है। मैं कह रहा हूं चारों बैक्टीरिया है, लेकिन चारों डिफर कर रहे हैं। देखिए कैसे। अगर बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजला एक तरफ है, इसे बोलेंगे मोनोट्राइकस। एक
तरफ बहुत सारे फ्लैजला हैं, झाड़ू जैसा फ्लैजला है, इस कंडीशन को बोलेंगे लोकोट्राइकस। और अगर फ्लैजला दोनों तरफ है एक एक, इट इज नोन एज एम्फीट्राइकस। एम्फी मतलब बोथ, दोनों तरफ। और अगर फ्लैजला चारों तरफ है, इट इज नोन एज पेरीट्राइकस। ई कोलाई के पास एक फ्लैजला की बहुत सारा, और एक तरफ की चारों तरफ। तो फ्लैजला के नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर बैक्टीरिया कई प्रकार के, एक तरफ एक फ्लैजला, इट इज मोनोट्राइकस। एक तरफ बहुत सारे फ्लैजला, इट इज लोकोट्राइकस। और एक तरफ नहीं, दोनों तरफ एक एक फ्लैजला, बोलो एम्फीट्राइकस। एम्फी मतलब बोथ। और पेरीफेरी में चारों तरफ, पेरीफेरी में फ्लैजला, इट इज पेरीट्राइकस। और ये यूकैरियोट की प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में फ्लैजला। और याद रखना कि फ्लैजला, इनके जो फिलामेंट है, दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजलिन प्रोटीन। फ्लैजलिन नाम की प्रोटीन के बने। फ्लैजलिन, फ्लैजला को बनाने वाली प्रोटीन इज नोन एज फ्लैजलिन प्रोटीन। खड़े हो। Give me one example where flagella is not the extension of plasma membrane. Sorry, give me some example from where flagella is not the extension of cell wall, in spite it is the extension of cell membrane. क्लास पढ़ना नहीं है, इधर उधर घूमना है। पूरे कातरों में हमारी आत्मा टहलती रहती है, भटकती हुई। अब जो भी इधर उधर टहलता मिल जाता है उसको नोट कर लेता हूँ। केवल क्लास और घर में जाकर के पढ़ना है, इधर उधर घूमना नहीं। यस, किसी को प्रोटोजोआ याद है? प्रोटोजोआ एनिमल होते हैं, और अगर एनिमल है तो उसमें सेल वॉल है। प्रोटोजोआ 4 है, चारों के नाम याद है? एक का नाम अमीबॉय, बोलो। दूसरे का नाम सीलिएटेड, तीसरा फ्लैजेलेटेड। अगर वो फ्लैजेलेटेड है तो उसके पास भी क्या है? फ्लैजेला और सेल वॉल है कि नहीं है? नहीं है। ये इसलिए कि ज्यादा घूमते फिरते लोग, पढ़ाई लिखाई एकदम ध्यान से। तो बताओ भाई साहब, आप लोग को याद होगा कि आप फ्लैजला के बारे में पढ़ रहे हो और सर आपको उल्टा पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे? इट इज आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल। लेकिन कभी कभी क्या ये बिना सेल वॉल के भी निकल आते हैं? जैसे कि पता नहीं, जैसे कि प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में सेल वॉल है? प्रोटोजोआ में सेल वॉल और क्या ट्रिपैनोसोमा याद है? फ्लैजला होता है? सेल वॉल है कि नहीं है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? तो हर बार सेल वॉल से ही निकले जरूरी नेगेटिव। ये नया क्या मिला होगा? बैठा करो क्लास में, ठीक? तो हर बार फ्लैजला जरूरी नहीं कि किससे निकले? सेल वॉल। कभी कभी सेल मेम्ब्रेन से भी निकल आते हैं। बताओ, फिर भी उनमें 3 पार्ट होंगे। बोलो कौन? बेसल और फ्लैजला के नाम उनके पोजीशन के हिसाब से कितने प्रकार के? नंबर 1 मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। हेलो,
चलो देखो भाई, एक चीज पूछ रहा हूँ, बॉयज का तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि बॉयज तो खैर कुछ भी नहीं करेंगे। मैं ऐसे मान देता हूँ, बुरा तो नहीं मानते हो भाई? गर्ल्स किसको आज मार पड़ी? गर्ल्स में अभी किसी एक और को पड़ी थी, ये पड़ी बेटे, बुरा तो नहीं? सॉरी। और मैं कल से आना छोड़ दिया, बोले इसका फोटो खींच के भेजो न्यूज पेपर में, ये देखिए खतरनाक आदमी। बॉयज को मुझे डर नहीं लगता, बॉयज ये फिर मार खाएगा, बहुत टाइम मारेंगे। आज बच गया ना, आज छोड़ दिया कि छोड़ो, तुम्हारा चेहरा देख के छोड़ दिया। और थोड़ा डर लग रहा था कि मोहम्मदाबाद के रसगुल्ले भी लाए हैं, बताया है, लेकिन बातें ज्यादा कर। देखो जब मटके में पानी आधा भरा हो तो बहुत अच्छा लगता है, और जिन नदियों में गहराई कम होती है उनका शोर बहुत ज्यादा, और जिन नदियों में बहुत गहराई होती है वो बहती बहुत तेज से लेकिन बड़ा शांत। तो जब ज्यादा शोर करता है आदमी, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, समझ लेना उसका नॉलेज बहुत हल्का है, आधा भरा है। जब ये बोले कि मुझसे नहीं पढ़ोगे तो किसी से नहीं हो पाएगा, मैं ही मैं हूं, मैं ना होता तो समझ जाओगे टीचर। तो ये चीजें हमेशा रखो, अपने 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 बिहेवियर में रखो कि आपको ज्यादा सराहा जाएगा जब आप समय आने पर बोले। हमेशा बोलना बोलना बोलना, टीचर के सामने मजाक करना, ये मेरी आदत थी, और जब तक मैं सीख पाता तब तक समय निकल गया था। 3 साल हो गए तैयारी करते करते, तब जाके सिलेक्शन। और जिस साल सिलेक्शन हुआ उस साल में सबसे ज्यादा शांत था, कोई क्वेश्चन पूछता था तो भी जवाब नहीं देता था, मैं जानता था ज्यादा उचक्कर बोलने से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा वो जो नीट का स्कोर कार्ड होता वो मायने रखता। और जब उसकी वजह से तुम मेडिकल कॉलेज के अंदर जाते हो, तुम्हारे अंदर से अपने आप थैंक यू निकलते हैं, क्या थैंक यू सर, आपकी वजह से क्वेश्चन सही हुआ। और मेरी वजह से अगर क्वेश्चन गलत भी होगा तो बहुत सारी गालियां भी निकलती हैं। तो अपना बिहेवियर को बहुत शांत रखा, और याद रखा करो कि यहाँ पर गर्ल्स भी बैठे हैं, बॉयज भी बैठे हैं, और दोनों लोगों को, तीनों लोगों को मिलकर, मी, गर्ल्स एंड बॉयज, तीनों लोगों को मिलकर के क्लास का माहौल बड़ा बढ़िया रखा। बहस करना, मजाक करना, कमेंट करना, भद्दे कमेंट करना, इट इज जस्ट लाइक अ हाउस, घर है हमारा। जैसे घर में हम सब गालियां नहीं देते, वैसे यहाँ क्यों दें? घर में अगर शोर नहीं बताते तो यहाँ क्यों करें? और मैं गार्जियन की तरह ही हूँ, जब मैं देख रहा होता हूँ मैं अपनी बेटी को मार सकता हूँ, अपने बहन को थप्पड़ मार सकता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बहन के साथ ऐसा करता हूँ, ये अस्तर मैं तुमको मारता हूँ, जस्ट यू आर जस्ट लाइक माय सिस्टर। और अगर उसके अलावा तुमको कुछ और लगे तो बता देना, मैं भैया नहीं मारूंगा ना कुछ। हाँ, बॉयज को तो मैंने अपना तो मान न मान मैं तेरा, हाँ। तो कई बार गर्ल्स गुस्सा हो जाती है, भगवान, और बड़ा दुष्प्रचार है मेरे बारे में। 2-3 बार फोन आता है, सर सुना है आप मारते हो, तो मैंने कहा हाँ, मैं कभी नहीं कहता हूँ ना, अच्छा सर फिर ठीक रहने तो मैं आपसे नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। फिर दुष्प्रचार है कि वो बहुत मारते हैं, बहुत करते हैं, तो ऐसे में मेरा चेहरा भी खतरनाक है, हाँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी खतरनाक है, हाँ सूर्य के, हाँ। तो देखो मेरा केवल उद्देश्य ये है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा थप्पड़ मार के नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मार क्यों खाओ, तुम आसानी से पढ़ के आओ, और बिना पढ़े क्लास में बैठोगे तो तुम्हें डर लगना ही चाहिए, और अगर पढ़ के बैठोगे तो तुम्हें डरने की जरूरत, जो बता देता है उसको भी मारता। और ये डर जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी कह गए कि विनय न मानत जलति जल, गए 3 दिन भी, और बोले राम प्रकोप तब, भय बिनु होए न। प्रेम के लिए भी भय की जरूरत है, प्रेम के लिए भी भय की जरूरत है। बाप का जो प्रेम है बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, वो भय वाला है। आप अपने पापा से, हो सकता है उसके पापा बड़े पोलाइट हों, लेकिन मेरे पापा बड़े खतरनाक, वो जैसे ही आते थे मैं सोने का बहाना करता था और मैं रजाई के अंदर घुस जाता था, और वो कहते थे सो नहीं रहा, इसको उठाओ। पर क्या मैं अपने पापा को लाइक नहीं करता? पर मैं क्यों आपका पापा हो सकता हूँ? क्यों हो जाऊँ? हो सकता हूँ, फीलिंग है।
If I feel you like my daughter, my son, my brother and my sister, जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है वो ब्रदर सिस्टर माने, जो थोड़ी कम है वो डॉक्टर है, और जो मानना है मान लो। सर आप मेरे को बाबा जैसे लगते हैं, नाना जैसे लगते हैं, ठीक है, पर बाबा अब लिविंग फॉसिल ना बोलो। सर लिविंग फॉसिल लगते हो सर, जिंदा हो लेकिन पूरे फॉसिल हो। अरे आइटम जस्ट रिकॉर्ड, आप लोगों का केवल एक उद्देश्य है। जो इतने सारे रिजल्ट आए, अभी एक बच्चे के 610 नंबर थे, बड़ा रुआसा था, उसको सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तीसरी काउंसलिंग में उससे बधाई मिल गया। अब उसका मैसेज आया, थैंक यू सर, मुझे बधाई मिल गया। मेरा क्या रोल है उसमें? मेरा कोई रोल नहीं, मैंने तो सबको पढ़ाया था। तो मुझे लगा एक सिलेक्शन और बढ़ गया, चलो एक काका जो कि मंडी से और दूर है। इट्स नॉट गुड प्लेस। जल्दी से अपना काम निकालो और भागो। यहां पर कोई किसी से कोई रिलेशन मेंटेन करने नहीं आया। हमारा और आपका एक ही रिलेशन में, भले कितना भी ब्रदर सिस्टर सन और डॉक्टर कहता हूं, वी हैव ओनली वन रिलेशन, दैट आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, दैट्स इट। जब तक हम इस रिलेशन में 100% देंगे तो हमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तुम किसी का फेवरेट और नॉन फेवरेट होना चाहते हो, मत हो। तुम केवल कोर्स को अपना तैयार रखो, रिजल्ट दो, एग्जाम अच्छा का सेलेक्ट हो जाओ, फिर हम देखेंगे कि हमारे आगे पर्सनल रिलेशन कैसे है। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे आगे हमारे यहाँ, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। सेलेक्ट हो गए, अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व है, अरे ठीक है, कौन सुनील सर। और नहीं सेलेक्ट हुए तो टीचर भी तुम्हें नहीं पूछेगा कहाँ गए तो, और कितने लोगों ने तुम्हें पूछा, सोचो, कोई नहीं पूछता। हमारा आपके साथ कंसर्न ये है कि हमारी भीड़ बढ़ रही, वाह आई एम अ गुड टीचर, बस इसके अलावा कोई कंसर्न नहीं। लेकिन इस बीच में हम लोग एक और कंसर्न बनाते हैं, काश सिलेक्शन हो सके। और सिलेक्शन तभी होंगे जब आप इन पूरे सेशंस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करो। इन सेशंस में अपने आप को झोंक दोगे और कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि सर कितना मुश्किल टाइम चल रहा। याद रखना, जितनी भी अच्छी चीजें होती है वो आसानी से मिलती है कि मुश्किल से। तो जो इन मुश्किल समय पे सबसे ज्यादा परफॉर्म कर गया वही बेटा जीतता है। नदी जब शांत हो तो तैरने में कोई मजा नहीं, आप पार लगी जाओगे अगर तैरना आता है। असली तैराक वो है जो अपोजिट धाराओं के अपोजिट बह करके आगे निकलता है, और जिसमें जितना दम है वही आगे निकलेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो भैया जब मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरा एक उद्देश्य केवल मेरे दिमाग में 24 घंटे एक उद्देश्य चलता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। और कई बार जब मैं तुम लोग को मार देता तो मुझे बड़ा गिल्ट होता है, यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा बुरा मान गया, कल से आना बंद कर दे। दोनों का लॉस है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊंगा फिर आपको समझ में नहीं आया। मजे चलो रही हो, सही है। ठीक, अब आओ, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी उसमें हमने फ्लैजेला देख लिया। क्या देख लिया? और फ्लैजेला में 3 चीजें देख ली। एक और बोलते हैं बैक्टीरिया इसके अलावा कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रखता है। एंड दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है कई बार कॉन्जुगेशन करने के काम आते हैं। कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसा बेटा? एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अपने डीएनए को एक्सचेंज करती है बाय कॉन्जुगेशन। एंड दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आर नोन एज पिलाई। And these pili are made up of pyelin protein.
पाइलिन प्रोटीन नाम की प्रोटीन से बने होते हैं। ज्यादातर समय पर पिलाए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है। ऑलवेज की ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव में मिल जाए तो गालियां मत देना, मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर समय पर पिलाई ग्राम पॉजिटिव में मिलेगी, ग्राम निगेटिव। और इसके अलावा देयर आर सम बैक्टीरिया विच हैव ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ब्रश जैसे टूथ ब्रश में स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे हैव द ब्रश लाइक आउटग्रोथ, and these brush-like outgrowths are known as fimbri. And these fimbri are for attachment. ग्लाइकोकैलिक्स का काम भी क्या था? अटैचमेंट। और फिम्बरी का काम भी क्या होता है? अटैचमेंट। बैक्टीरिया किसी ग्लास सरफेस से, सॉलिड सरफेस से अटैच होना चाहता है तो फिम्बरी का काम आता है, और ये फिम्ब्रिन नाम की प्रोटीन के बने होते हैं। फिम्ब्रिन नाम की प्रोटीन के बने होते हैं। और ये मैंने किसकी सेल वॉल को एक्सटेंड किया है? प्रोकैरियोट की प्रोकैरियोट। तो बताइए फ्लैजेलिन प्रोटीन का क्या बना? फ्लैजेला। पाइलिन का फ्लाई, और फिम्ब्रिन का फिम्ब्रिन। सबके काम एक जैसे के अलग अलग। किसका काम है? रिप्रोडक्शन। किसका? अटैचमेंट। फिम्ब्री का मूवमेंट नहीं है, और फ्लैजेला का मूवमेंट। अगर फ्लैजेला है तो मोटाए, नहीं है तो। अब बताओ, इतनी चीज बता दो और फिर घर जाओ, शाम को 6 बजे आओ। बताओ, सेल वॉल ऑफ यूकैरियोट याद है? बीचों बीच मिडिल लेवला होगा। मिडिल लेवला किसका बना होगा? कैल्शियम। फिर बेटा आपको बाहर से अंदर की तरफ जाओगे, सबसे बाहर प्राइमरी वॉल, फिर पहले कौन रिलीज होगी? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। इसीलिए सेकेंडरी वॉल इज ऑलवेज इनसाइड टू प्राइमरी। और बताओ इसका सिक्रीशन कौन करेगा? प्लाज्मा। आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इम्यूनिटी। क्या डिस्कस करेंगे? प्लीज क्लास मत छोड़िएगा, वरना वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन समझ में नहीं आएगा। टेक केयर, गुड लक बाबा। 6 से आज शाम को बेटा एक बार करो।